इसका जितना बिंदु लिखोगे वो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। वो कोई न कोई प्रश्न का उत्तर ही है वो। इनके फाउंडर या क्रिएटर जीन पियाजे को माना जाता है। और जितने भी सिद्धांत है मुख्य, है ना, पियाजे का, ब्रूनर का, वाइगोटस्की का, सब इसी में आएगा। ठीक है। तो जो कथन है इनका वही मेन है, लिख लो। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक और मानवतावादी विचारधारा के मध्य का संज्ञानात्मक व मानवतावादी का एक मध्यस्थ है। दोनों को मिला जुला रूप है। मानव को केंद्र बिंदु में रखा गया है, संज्ञान को महत्व दिया है, जो पूर्णाकारवाद है या गेस्टाल्टवाद है उसको महत्व दिया है। इसमें जो जीन पियाजे का कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो उसका मूल भावना को व्यक्त करता है। देख लो, बालक अपने ज्ञान का निर्माता, बालक अपने ज्ञान का निर्माता व सृष्टिकर्ता, बालक अपने ज्ञान का निर्माता व सृष्टिकर्ता स्वयं है। बालक अपने ज्ञान का निर्माता और सृष्टिकर्ता स्वयं है। यह ज्ञान वह स्वयं के अनुभवों यह ज्ञान वह स्वयं के अनुभवों वह दूसरों से अंतः क्रिया करके प्राप्त करता है। यह ज्ञान वह स्वयं के अनुभव और दूसरों से अंतः क्रिया करके प्राप्त करता है। इसलिए जब हम बार बार बोल रहे हैं कि टीचर बच्चे कुछ नहीं सिखाता, वो सिर्फ फैसिलिटेटर है, वो सिर्फ गाइड है, वो सिर्फ सुविधा दाता है, तो यही कथन है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण और सृष्टिकर्ता स्वयं है। उसके पास 5 संवेदी अंग है, उसके माध्यम से वो देख रहा है, सुन रहा है, उसके पास संज्ञान है, उससे वो समझ रहा है, अनुभव कर रहा है। और जहां जरूरत पड़ता है फिर वहां उसको कुछ बड़ों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। उसी को फिर वाइगोटस्की ने समाज का महत्व बताया कि बच्चे के सीखने में समाज और संस्कृति का बड़ा योगदान है। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि वो अंतः क्रिया दूसरों के साथ, तो कहीं पर उसको बड़ों से मदद की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर वो टीचर भी हो सकता है, उसका बड़ा भाई बहन भी हो सकता है, उसके आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और ज्ञान के सृष्टिकर्ता स्वयं है। ठीक है। इस वाद में मुख्य मुख्य किस चीज पर फोकस किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। ज्ञान के निर्माण का आधार, ज्ञान के निर्माण का आधार अनुभव है।
हम जो एक्चुअल में टेस्ट लेते रहते हैं या स्कूल में जो गतिविधियां कराते रहते हैं या अभ्यास कराते रहते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? मालूम, मैं तुमको एक सूत्र बता दिया, उसका एक गणित बता दिया, उसके बाद मैं वो चैप्टर को छोड़ के अगला चैप्टर का सूत्र और गणित बता दूं तो नहीं होगा। तुमको उसका कितना सारा प्रश्न कराया जाता है। कैसे रहता है हमारा प्राइमरी मिडिल का बुक, देखे हो कि नहीं? प्रश्नावली एक है ना, तो मान लो सरल ब्याज है तो केवल उसमें सरल ब्याज के निकालने का 5-6 प्रश्न रहता है। फिर अगला 4-5 प्रश्न दर निकालने का रहता है, अगला 4-5 प्रश्न समय निकालने का रहता है। तो क्यों कर रहे हैं ये सब? कि तुम जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा तुमको क्या मिलते जाएगा? अनुभव मिलते जाएगा, और अनुभव मिलते जाएगा तो तुम्हारे से गलतियां होने की संभावना कम होंगी। इसीलिए यहाँ जो भी टेस्ट चलता है या जो भी टेस्ट सीरीज होता है उसमें जरूर भाग लो, क्योंकि तुमको फील्ड में एक्चुअल परिस्थिति में तुमसे क्या गलतियां होती हैं तभी अनुभव होगा, है ना। तो अनुभव ही ज्ञान का आधार है। कोई चीज को खाली मैं जान लूं तो नहीं होगा, किसी चीज को मैं रट लूं तो नहीं होगा। जब तक मैं उसके ऊपर बार बार अभ्यास नहीं करूंगा, उसका अनुभव के रूप में, वास्तविक अनुभव के रूप में उसको महसूस नहीं करूंगा, मेरे को लग रहा है कि मेरे से प्रश्न बन जाएगा, लेकिन परीक्षा में हमसे वही प्रश्न गलत होके आ जाता है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर मैं बार बार उस चीज का अनुभव प्राप्त किया होता तो मेरे को पकड़ में आ जाता कि मैं इसमें ज्यादा समय लगा रहा हूँ, या मेरे से बार बार यहाँ पे त्रुटि होता है, यहाँ पे गलती होता है, और पकड़। तो यही चीज हम करवाना चाहते हैं कि बच्चों को वही वही अनुभव दिलाना चाहते हैं। एक टीचर के रूप में ऐसे अनुभव दिलाएं ताकि वो उसके याददाश्त में हमेशा के लिए क्या बन जाए? स्थायी बन जाए। फिर अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, बार बार आते रहता है, अधिगम। अधिगम या सीखना एक सक्रिय और क्रियाशील प्रक्रिया है। ये आता है, अधिगम क्या है? एक सक्रिय और क्रियाशील प्रक्रिया है। इसलिए बार बार हमको क्या कहा जा रहा है कि आप गतिविधि आधारित शिक्षण करो। गतिविधि आधारित करोगे तो बच्चा क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा, क्रियाशील रहेगा। खिलौना आधारित सिखाओ, खेल आधारित सिखाओ, उससे बच्चा हमेशा क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा, क्रियाशील रहेगा। ऐसे पेशिव जैसे यहाँ हो रहा है ऐसे नहीं। छोटे बच्चे लोग सक्रिय रहते ही सीख पाएंगे। ऐसे में बोलते जाओ उन लोग सब समझ रहे हैं जैसा संभव नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सक्रिय रूप से कोई चीज को सीखा जाता है, क्रियाशील होकर ही कोई चीज को सीखा जा सकता है ना? फिर अगला बिंदु लिख लो, ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का निर्माण किया जाता है, न कि स्थानांतरण। है ना। अभी आगे जो पढ़ेंगे अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण, 3 प्रकार का स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक, शून्य, ऐसे पढ़ेंगे। ये क्या बोल रहा है उसको समझो। अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है, ज्ञान, मैं कोई चीज तुमको सिर्फ बता सकता हूं, उसके बारे में तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम उस विषय में क्या सोचते हो, और परीक्षा में उत्तर देते समय क्या में टिक लगाओगे वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस चीज को क्या समझे हो और क्या महसूस किए हो। तो ज्ञान का निर्माण स्वयं करोगे। मैं अपना ज्ञान को तुम्हारे में ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं केवल कोई चीज को तुमको बता दिया उदाहरण से, वो अधिगम का स्थानांतरण हुआ, है ना। लेकिन ज्ञान का निर्माण उस चीज के बारे में ब्रूडिंग करना, मीन्स उसके बारे में सोचना कि ये प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस प्रश्न को ऐसे पूछेगा तो कैसे उत्तर करना है, ऐसे पूछेगा तो कैसे उत्तर करना। क्योंकि हम वो चीज नहीं बता रहे, हम आपको एक पॉइंट बता दिए, ऊपर में लिखा है किसने नहीं कहा है, अब वो तुम्हारा समस्या है, नहीं को तुम नहीं पढ़े, सीधा उत्तर में टिक कर दी, है ना। तो वो चीज को तुमको समझना है, जो सीख रहा है वो समझेगा, उसका ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करेगा। सीखने का मैं कोई चीज सीखा हूं, मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूं,
पर जो चीज को मैं ट्रांसफर किया हूं उसके बारे में सोचना, विचारना और उसके बारे में एक स्कीमा बनाना या दिमाग के अंदर एक संज्ञान में निर्माण करना, वो तुम्हारा काम है। जो सीख रहा है उसका काम है। ठीक है, फिर अगला लिख लो। खोज आधारित शिक्षण। खोज आधारित शिक्षण साहचर्य द्वारा समूह में सीखना पर बल देते हैं। कोई चीज का स्वयं खोज कर कोई चीज को तुम जिस चीज को अनुभव करोगे वो तुम्हारे ज्ञान का स्थायी है, वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहेगा। कोई चीज को तुम अगर रटे हो, कोई चीज को जस्ट ऐसे ही सीखे हो, तो तुम्हारे ज्ञान का स्थायी हिस्सा नहीं है, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि खोज आधारित शिक्षण होना चाहिए। मैं बच्चे को ऐसे ही बता दूं कि 3 लाइन है, 3 लाइन से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब वो कोई बच्चा कुछ समझ रहा है, कब बना के ले आते हैं, तुम जब प्रैक्टिकल अनुभव करोगे तो वो ऐसे 3 लाइन खींच दिया, वो बोलेगा ये त्रिभुज है। मैं क्या बोला, 3 लाइन से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वो ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, वो ऐसे भी बना सकता है। वो ऐसे ही बना सकता है, 3 लाइन है, मेरे को समझाना पड़ेगा बंद आकृति, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चा स्वयं उस चीज को करके देखे और किसी चीज को जाने, तो फिर वो सबसे अच्छा सीखना है। खोज आधारित शिक्षण सबसे अच्छा है, गतिविधि आधारित शिक्षण सबसे अच्छा माना जाता है ना। इस प्रकार का जो शिक्षण है या सीखना है जो हमारा यहाँ होता है, उच्च उच्च कक्षाओं में जो होता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। प्रयोग करके कोई चीज को सीखना अच्छा माना जाता है। तो रचनावादी इसी चीज पर बल देते हैं कि बच्चा को सक्रिय रखना है, सक्रिय रहकर सिखाना है, वो स्वयं खोजे। मैं उसको ना बताऊं, वो खुद धीरे धीरे समझ जाए। मैं जैसे हम पहली दूसरी में कितना छोटा छोटा चीज बताया गया है कि ये अन्वेषण खोज आधारित शिक्षण कैसे किया जाता है। बच्चा रंग नहीं जानता है, स्कूल में क्यों मनाते हैं आज पिंक डे, आज रेड डे, आज ब्लैक डे। सारे काला पहन के आए तो बच्चा समझ जाता है इसी को क्या बोलते हैं, काला बोलते हैं। और सारे रेड पहन के आए हैं तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सबकी आंख के सामने क्या आ गया, रेड। उसके दिमाग में परमानेंट बस गया कि हाँ इसको ही रेड बोलते हैं। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे लोग नहीं जानते, रेड बोलने से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लैक बोलने से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो डे मनाने का फायदा क्या है ना। ऐसे ही बॉक्स है, बॉक्स के भीतर बहुत सारी आकृतियां हैं, हम उसको बता देते हैं ऐसा वाला खोज के लाना है, ऐसा वाला, ऐसा जो दिख रहा हो। तो विश्वास नहीं करोगे, यहां से वो बॉक्स तक जाते जाते आधे बच्चे भूल चुके रहते हैं। कोई कुछ उठा के ले आता है, कोई कुछ उठा के ले आता है, वो एक ही दो बच्चे ऐसा वाला लाते हैं बिल्कुल खोज के, है ना। तो अब जो बच्चा गलती किया है उसको समझ में आ जाता है कि नहीं मैं दूसरा उठा के ले आया। तो ऐसा जब वो करता है तो बार बार उसको अपने गलतियों को पता चलते जाता है और उसमें सुधार होते जाता है। तो वो ना खोज आधारित शिक्षण। साहचर्य, हम जितना भी चीज सीख रहे हैं साहचर्य से सीख रहे हैं, ध्यान रखना। हम वर्णमाला साहचर्य से सीखे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो हम ए को किससे जोड़ दिए, एप्पल से, क्योंकि बच्चा एप्पल को जानता है। बी को बॉल से जोड़ दिए क्योंकि बच्चा किसको जानता है, बाल को। अ को अनार से जोड़ दिए, आ को आम से जोड़ दिए। हम जितना वर्णमाला सीखते हैं साहचर्य से। तो अगर कोई चीज मैं सीख रहा हूं, अगर मैं उसको किसी के साथ साहचर्य कर दूं, जिस जो तुम्हारे आम जीवन का है, जिसको तुम जानते हो,
तो उससे बच्चे का सीखना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हर चीज को किसी न किसी से क्या कर दें, साहचर्य कर दें, जोड़ दें। तो साहचर्य कर देंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो, रट कर सीखने का विरोध। रट कर सीखने का विरोध। देखो, रट कर सीखने का विरोध सभी करते हैं, लेकिन जब डेविड आसुबेल ने आधुनिक संज्ञानात्मक विज्ञान दिया तो उसमें बच्चे कैसे सीखते हैं उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया जैसे जीन पियाजे ने। उन्होंने सिर्फ 4 प्रकार बताए हैं बच्चे ऐसे सीखते हैं। उसमें पहले ही है रट कर सीखना। छोटे बच्चे एकदम छोटे क्लास में, छोटे उम्र में, 3, 4, 5, 6 साल में रट कर ही सीखते हैं बच्चे, है ना। तो वो भी एक सीखने का प्रक्रिया है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। छोटे छोटे चीजों को तो तुम रट लोगे, लेकिन खूब बड़ा बड़ा, है ना, 5 5 पन्ने के उत्तर, निबंध कैसे रटोगे। इसलिए तो निबंध कठिन लगने लगता है, लेटर एप्लीकेशन कठिन लगने लगता है इंग्लिश का, क्योंकि हम उसको रट नहीं पाते। लेकिन छोटे उम्र में बच्चा रट कर ही सीखता है। इस चीज को ध्यान रखना। कोई बच्चा जब पहली में आता है तो वो राष्ट्रगान जनगण मना कैसे सीखा है, ऐसे ही सीखा है, समूह में रट कर सीखा है। वो मीनिंग नहीं जानता उसका। ना मैं कभी उसको एक चल आज पहली वालों को राष्ट्रगान सिखाया जाएगा करके अलग से पीरियड लिया हूं कि चलो आज तुम लोग को राज्य गीत सिखाया जाएगा, पहली बार स्कूल में नया आया है। लाइन में खड़े हो जाते हैं, सब गाते हैं, उन लोगों की गाते गाते 1 1.5 महीना के बाद उन लोग गाना शुरू कर देते हैं। तो क्या किया, वो सुना। उसी को तो 2 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रुप वर्क का इंपॉर्टेंस है कि समूह में सब जब कोई काम को कर रहे थे तो बच्चा ने उस काम को ऑटोमेटिक किया। जब समूह में सब गा रहे थे तो शुरू शुरू में जो पहले बच्चे आ रहे थे चुपचाप खड़े रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, है ना, और इधर उधर देखते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। फिर थोड़े दिन के बाद उनको, चूंकि वो आवाज गूंजते रहता है उनके कान में, तो जा ही रहा है जो बाकी बच्चे गा रहे हैं, है ना। तो थोड़े दिन के बाद उनको मुंह से गुदगुदाने लगते हैं, 2 2 लाइन, एक लाइन, धीरे 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 करके। और ज्यादा दिन नहीं लगता, 2 3 हफ्ता में ही सीख जाते हैं। तो एक बच्चा जो 3 लाइन या 4 लाइन का उत्तर नहीं लिख पाता, तीसरी चौथी पांचवी का बच्चा, उसको उतना बड़ा जनगण मन याद है, उसको उतना बड़ा वंदे मातरम याद है, उसको उतना बड़ा राज्य गीत अरपा पैरी का धार याद है। तो अंदाज लगा लो कि समूह कार्य में कितना ताकत होता है और रट कर सीखने में कितना ताकत होता है। हम और आप पहाड़ा कैसे सीखे हैं, रट कर सीखे हैं। आज भी हम लोग सुबह शाम लाइन में बच्चों को खड़े करवा के 2 एकम 2 2 दूनी 4 करवाते हैं, है ना। तो जब वो करवाते हैं तो पहली का बच्चा जो अभी गुणा भाग नहीं सीखा है, जो गिनती भी नहीं जाना है, उसको भी खड़े करवा दो कि चल 2 का पहाड़ा पढ़, 3 का पहाड़ा पढ़, तो पढ़ देता है। वो उसको रटा है, उसका वो मीनिंग नहीं जानता कि ये पहाड़ा का उपयोग मेरे को गुणा में कैसे करना है, इस पहाड़ा का उपयोग मेरे को भाग में कैसे करना है, वो उस चीज को नहीं जानता, लेकिन वो उसको रट दिया है। तो छोटे बच्चे रट कर सीखते हैं, पर उसको अच्छा नहीं माना जाता, उसको हमेशा नकारात्मक रूप में ही लिया जाता है। ठीक है, फिर अगला हैंड लिख लो, जॉन लॉक। जॉन लॉक, इसको नाम को याद रखना, के टेबुलर रोसा। अर्थात बच्चे कोरे कागज के समान हैं। को स्वीकार नहीं करते। है ना, क्या बोला जाता है, बच्चे कोरे कागज की तरह हैं, उसमें तुम जो चाहे वो लिख सकते हो। यही यही विचारधारा जॉन डीवी का भी कथन लिखे थे कि तो आप मेरे को कोई भी बच्चा दीजिए व्यवहारवाद में, है ना, मैं उसको चाहे तो डॉक्टर बना दूं, चाहे तो इंजीनियर बना दूं, चाहे तो
चोर बना दो। ये बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे का स्वयं का भी एक अनुभव है, बच्चे का स्वयं का भी एक सोच है, बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। मैं उसको जैसा चाहे वैसा नहीं करवा सकता, क्योंकि बच्चा में सोचने समझने की क्षमता है। वो केवल तुम्हारे साथ एनी टाइम स्कूल में नहीं है, वो अपने आस पड़ोस में भी है, वो अपने परिवार में भी है, वहां से भी वो बहुत कुछ क्या कर रहा है, सीख रहा है। मैं कोई बच्चे को कभी गाली बकना नहीं सिखाया, वो आस पड़ोस परिवार से सीख के आया है। हमने किसी बच्चे को तंबाकू खिलाना या गुड़ाकू करना नहीं सिखाया, है ना। मैंने किसी बच्चे को स्विमिंग नहीं सिखाया, वो तालाब नदी जाता है, उसने स्विमिंग स्वयं सीखा। तो ये बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना दूं। इनका कथन है कि बच्चे स्वयं अनुभव करते हैं, मैं सिर्फ मार्गदर्शक हूं, मैं कोई उनके सिर्फ संज्ञान का भी विकास कर रहा हूं, बाकी बहुत सारा चीज वो अपने अनुभव से क्या कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, है ना। तो इनका हर कथन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अब किसी न किसी प्रश्न में मिल जाएगा, किसने कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, कौन सा बात कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृष्टिकर्ता स्वयं है, कौन कहता है कि बच्चे सक्रिय होकर सीखते हैं, निष्क्रिय नहीं है, कौन बच्चे कोरे कागज के समान है या मिट्टी के लोंदे जैसे हैं, जिनको हम जैसा चाहे वैसा शेप में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। इन सब कथन का विरोध कौन करता है, रचनावाद इन सब का विरोध करता है। ये संज्ञान को बल देते हैं। लिख लो अगला पॉइंट, तर्क, चिंतन, तर्क, चिंतन, पूछताछ, अन्वेषण या खोज, आगमन, को बल देते हैं। आगमन और निगमन शिक्षण की विधियां हैं, है ना। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं, बच्चे को पहले बहुत सारा उदाहरण दे देते हैं, बच्चा उस चीज के बारे में क्या जानता है उससे बारे में चर्चा कर लेते हैं, और धीरे धीरे हमको जो जिस बिंदु तक पहुंचाना रहता है उस बिंदु तक पहुंचाते हैं, है ना। बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत पेशेंस से धीरे धीरे सिखाना पड़ता है आगमन विधि में, है ना। निगमन विधि में मैं सीधा सिद्धांत को बता देता हूं और सिद्धांत को प्रूफ कर देता हूं, है ना। मैं आर्किमिडीज का सिद्धांत को लिख दिया और उसके बाद मैं उसको प्रूफ कर दिया कि ऐसे होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो निगमन विधि है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं बच्चों को क्या बता रहा हूं कि बहुत सारा सामान इकट्ठा किया, एक बाल्टी पानी लिया, चलो इस सुई को डुबाओ, इस कीला को डुबाओ, इस प्लास्टिक को डुबाओ, इस चाक को डुबाओ, इस लकड़ी के टुकड़े को डुबाओ, इस शक्कर को डुबाओ, और उसे लिस्ट बनवा रहा हूं कि कौन सा डूब गया, कौन सा नहीं डूबा, कौन सा डूब गया, कौन सा नहीं डूबा। अब मैं बच्चे से ही करवा रहा हूं ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अब उनसे लिस्ट बनवा रहा हूं कि ये डूब गए, ये नहीं डूबे। अब मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूं कि कौन सा चीज डूबता है और कौन सा चीज नहीं डूबता, और सबसे लास्ट में जाके बता रहा हूं कि जो अपने भार के बराबर का पानी का आयतन हटा लेता है वो नहीं डूबता, जो नहीं हटा पाता वो डूब जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में मैं सबसे आखिरी में पहुंचा, पहले मैं उदाहरण द्वारा उनके दिमाग में पूरा चित्र बना दिया कि कौन सा डूबा और कौन सा नहीं डूबा। वो है आगमन विधि। निगमन विधि में मैं सीधा सिद्धांत बताया और बाद में उसको पुष्टि करूंगा। तो आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। अब 11वीं में जहां एक पुस्तक 1,000 1200 पेज का केमिस्ट्री पुस्तक है, 900 पेज का फिजिक्स पुस्तक है, तो मैं वैसे पढ़ा सकता हूं क्या? मेरा कोर्स कभी खत्म नहीं होगा। तो वहां धड़ाधड़ ऐसा पढ़ाते हैं, टॉपिक लिख दिए, उसके बारे में बता दिए, बाकी क्योंकि अब तुम इस लेवल में, जिसको जीन पियाजे ने कहा था अमूर्त चिंतन की अवस्था, कि अब जो चीज नहीं है उसके बारे में भी तुम सोच सकते हो। इसलिए मेरे को 11वीं में पढ़ाने में उतना प्रॉब्लम नहीं है। मैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो ऐसे पढ़ाता हूं कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में मैं रोज घूमता हूं, मैं यूरेनियम 235 देखा हूं, है ना, कैसे नियंत्रक छड़ें नीचे गिरती हैं, कैसे नियंत्रक छड़ें ऊपर उठती हैं। मैं ऐसे उदाहरण सहित बताते रहता हूं जैसे कि मेरा रोज वहां घूमना फिरना है, जबकि मैं आज तक देखा ही नहीं।
लेकिन मैं चिंतन, अमूर्त चिंतन कर लेता हूं, मैं कल्पना कर लेता हूं कि ऐसे ऐसे होता है, और वही कल्पना सामने वाले बच्चे भी कर लेते हैं, है ना। उसी को अमूर्त चिंतन की अवस्था, जो बात की अवस्था है, उसको बोला गया है। तो छोटे बच्चों के साथ ये काम नहीं करता, इसलिए आगमन विधि पर ये बल देते हैं कि धीरे धीरे सिखाओ कोई भी चीज को, उदाहरण से ही, दृष्टांत दे दे के हमको सिखाना है ना। इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, एक संज्ञानात्मक रचनावाद, जो अभी आगे अधिगम में पढ़ेंगे, अभी इसको लिख दे रहा हूं। इसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और जेरोम ब्रूनर जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई थी। थोड़ा मिलता जुलता है ना इनका, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और एक है सामाजिक रचनावाद। इसमें हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान, है ना, जेडपीडी। संज्ञानात्मक रचनावाद क्या मानता है? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो वो सभी चीज को स्वयं खोजते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिख लो, व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं, व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं। मतलब अधिगम कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, अधिगम या सीखना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यह बौद्धिक प्रक्रिया है। इसलिए आजकल तुम देख रहे हो पेपर लोगों का स्वरूप बदलते जा रहा है। आजकल जो परीक्षा हो रहा है उसमें स्वरूप बदलते जा रहा है। पहले कैसे होता था कि 10वीं 12वीं में आज भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए सरकार वैसा करता है, पर वो जो मूल भावना है वैसा नहीं है। मान लो निबंध आया तो हमको मालूम है 4 में से 1 तो आएगा, तो वंडर ऑफ साइंस 4 साल पास करा दिया, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अंग्रेजी में नहीं। और एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए आवेदन, और 2 तो लेटर, कुछ भी आएगा तो इसको लिख देना, है ना। वो यांत्रिक प्रक्रिया है। इसीलिए इसीलिए कैसे चेंज हो रहा है कि तुम पढ़ के समझते हो कि नहीं समझते हो उस चीज को। इसलिए आजकल लेटर दिया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि तुम्हारा नाम राम है, तुम उस शहर में रहते हो, तुम्हारा ये एड्रेस है, और तुम अमुक व्यक्ति को लेटर लिख रहे हो, और किस चीज के बारे में लिख रहे हो वहां लिखा रहता है। और तुम तो रटे हो, हम लोग काफी जांचते हैं तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। वो फिर भूल जाता है, वो अपने स्कूल का नाम लिख देता है, अपना नाम लिख देता है, नीचे में अपना रोल नंबर लिख देता है, जबकि उसमें साफ लिखा था कि तुम्हारा नाम ये है, तुम लेटर जो लिख रहे हो उसको लिख रहे हो। तो वो जो रट के आया वही लिख देता है। माय डियर फ्रेंड अनिल रटा है तो माय डियर फ्रेंड अनिल ही लिख देता है। इसका मतलब वो उस चीज को समझा नहीं है। तो ये कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है,
है ना। पहले अंग्रेजी का जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था तो बढ़िया था, एकदम फिक्स था। 3-4 हजार समानार्थी शब्द याद कर लो, 3 हजार 4-5 हजार विलोम शब्द याद कर लो, 3-4 हजार वन वर्ड याद कर लो, और कुछ खास प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद कर लो, कुछ मुहावरे याद कर लो, तो उसमें से 15-20 नंबर का आ जाता था। अब कैसे आता है, एक बड़ा सा पैसेज दे देता है। अब पैसेज को तुम पढ़ोगे, उसका मीनिंग को समझोगे, तब जाके नीचे का उत्तर दे पाओगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि तुमको उस चीज का थारो नॉलेज होना चाहिए, यांत्रिक रूप से नहीं। मैं ये गणित बना लिया हूं तो मेरे से ये बन जाएगा, मेरे से ये होगा तो ये बन जाएगा, नहीं। तुम अब चीजों को वास्तव में समझते हो, पढ़ के उसके हर एक वर्ड का मीनिंग समझते हो, और कौन सा इडियम या कौन सा वर्ड का मीनिंग उस तुम जो पढ़े हो तो अलग है, लेकिन उस पोयम में या उस पैराग्राफ में उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो उसका कैसे उत्तर लिखना है, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आजकल। तो ध्यान रखना कि ऐसे यांत्रिक नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई जो है ये बौद्धिक प्रक्रिया है। तुमको कोई चीज को समझ के अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करना है। उस चीज के बारे में तुमको स्वयं समझना है कि ऐसे चीज का उत्तर कैसे लिखना है, ऐसे चीज का मीनिंग क्या होगा। इसीलिए तो सभी एक जैसा पढ़ते हैं, सभी एक जगह एक साथ कोचिंग कर रहे हैं, सेलेक्ट कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि सब उसी चीज को सब सुने हैं, पर उस चीज के बारे में सोचने का तरीका, सही उत्तर देने का तरीका सबका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अगला लिख लो, ये लिख लेना, व्यवहारवाद की आलोचना और अधिगम यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बौद्धिक प्रक्रिया। ठीक है। तो ये है रचनावाद, है ना। संज्ञानात्मक रचनावाद के लिए जनक जीन पियाजे को ही माना जाता है। आगे डिटेल में अब पढ़ेंगे, अधिगम में जीन पियाजे को ही पढ़ेंगे, जेरोम ब्रूनर को भी पढ़ेंगे। ये अभी मेन वाद क्या क्या है, उनके मेन मुख्य कौन है ना, उनको पढ़ रहे हैं, और उस वाद का क्या खास बात है। तो सबसे डोमिनेंट यही दोनों वाद हैं, ध्यान रखना आज के डेट में, व्यवहारवाद और रचनावाद। इसी रचनावाद में जीन पियाजे, पूरा जो संज्ञानवाद है, पूरा संज्ञानवाद इसी में आ जाता है, सब इसी में आ जाता है ना। हो गया ये। अगला लिख लो, प्रेरकीयवाद। मैकडूगल। बुक इनका आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। देखो, अभिप्रेरणा एक चैप्टर है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, या कोई बच्चे क्या, कोई भी कोई काम को क्यों करता है। और जितने भी अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ोगे, तो जो अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत पढ़े, वो भी क्या का सिद्धांत है, क्या करने के लिए काम अभिप्रेरित करता है। तो कोई काम करने के लिए हम कैसे प्रेरित होते हैं, तो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत फिर वहां पढ़ोगे, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। ये मूल प्रेरकी सिद्धांत, प्रेरणा देना।
कोई किसी चीज से प्रेरित होके तुम यहाँ बैठे हो, है ना। जब संवेग पढ़ेंगे तो फिर वहां आएगा ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या मूल प्रवृत्ति, है ना। तो ध्यान रखना, प्रेरकीय सिद्धांत या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। उनका बुक का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, 1905 में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग भी इसी बुक में हुआ था, बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है ना। तो बिहेवियर शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले इसी बुक में हुआ था। और इन्होंने कहा कि कोई आदमी कोई भी काम को करता है तो किस पर करता है? किसी न किसी संवेग से प्रेरित होकर, किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर, है ना। तो ध्यान रखना, प्रेरकीवाद या मूल प्रवृत्तिवाद किसने दिया बोलने से? मैकडूगल ने दिया है ना। नाम याद रखना। अब ये अभिप्रेरणा, चूंकि अभिप्रेरणा हम अलग से ही पढ़ते हैं, ये बाद में भी पढ़ते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल। अभिप्रेरणा का मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो, है ना। मेरे को रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मेरे को सुरक्षा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? तो वो मेरे को कुछ करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। मेरे को समाज में सम्मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा? वो मेरे को कुछ काम करने के लिए हमेशा क्या रखते हैं? तो ये सब अभिप्रेरणा के भी सिद्धांत है, ठीक है। तो देखो वो भी आ जाएगा उसमें, चेतन मन मन वाले, सब अभिप्रेरणा के भी सिद्धांत है कि ये हमको कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, कोई काम को करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो ये अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत भी माना जाता है ना। यहाँ पर 3 बिंदु हैं, ध्यान रखना, है ना। भावना, विचारों का आंतरिक स्वरूप, अगर सिगमंड फ्रायड के अनुसार समझें तो ये अचेतन मन में है, ठीक है। संवेग, विचारों का बाह्य स्वरूप, या बाह्य प्रकाशन, भय एक संवेग है। भय या डरना एक संवेग है, ठीक है। काम वासना एक संवेग है। अब वो अगर दिखाई दे दे तुम्हारे लक्षण में तो वो क्या है? बाह्य। तुम्हारे अंदर भय है, मेरे को नहीं मालूम कि तुम किसी चीज से डरते हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन आ गया और तुम वहां से भागे, तब मेरे को समझ में आएगा क्या कि तुम इस चीज से क्या करते हो? डरते हो, है ना। उसी को उन्होंने कहा है मूल प्रवृत्ति। ये मूल प्रवृत्ति जो है क्रियात्मक है, जो होते हुए तुमको क्या होगा? दिखाई देगा। विचारों का क्रियात्मक रूप। संवेग में सिर्फ तुम्हारा चेहरा मेहरा का हाव बदल गया, किसी का बीपी बढ़ जाता है, कोई थर थर कांपने लगता है, लेकिन क्रियात्मक स्वरूप में वो काम होते हुए तुमको क्या होगा? दिखाई देगा, है ना। उसको हम क्या बोल रहे हैं? मूल प्रवृत्ति। तो ध्यान रखना, प्रेरकी सिद्धांत, प्रेरकीवाद मैकडूगल, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत मैकडूगल, ठीक है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत।
और भावना क्या है? जो अंदर है, एक प्रकार देखो तो अचेतन मन है ना। चेतन मन जो सामने तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे हाव भाव से जो प्रदर्शित हो जाए, लेकिन वास्तव में तुम उसको अगर कर रहे हो तो फिर वो क्या है? मूल प्रवृत्ति है। इसको इसलिए भी ध्यान रखना है कि अभी हम जब पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास, तो बाल्य अवस्था में बच्चे का सांवेगिक विकास कैसे होता है, शैशवावस्था में कैसे होता है, बाल्य अवस्था में कैसे होता है, किशोर अवस्था में कैसे होता है। और हम इसको उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम पढ़ाते समय पूरा ध्यान हमारा संज्ञानात्मक विकास पर रहता है, बच्चे के सांवेगिक विकास की तरफ उतना ध्यान नहीं रहता है। लेकिन सांवेगिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, ध्यान रखना है ना। जब हम संवेग के सिद्धांत पढ़ेंगे, संवेग के बारे में पढ़ेंगे, तो जो संवेग है वो ट्रांसफर होता है, संचरित होता है। संवेग से, संवेग क्या लिखा था? विचारों का बाह्य प्रकाशन। संवेग से तुम्हारे शरीर का में हलचल उत्पन्न हो जाता है, ध्यान रखना है ना। क्रोध से क्रोध उत्पन्न होता है, कोई मेरे ऊपर क्रोध किया तो सामने वाले के ऊपर भी क्या आएगा? सामने वाला भी क्या होगा? कोई तुम्हारे से अचानक कलर वालर पकड़ के गाली गुला बकना शुरू कर दिए तो तुम भी क्रोधित हो जाओगे। तो क्रोध का क्या हो गया? संवेग का संचरण हो गया सामने वाले की तरफ, है ना। और फिर वो क्या हो सकता है? अगर उसका क्रियात्मक रूप में आ गया तो फिर मार पिटाई चालू। क्रियात्मक रूप है ना ये, ध्यान रखना, ठीक है। तो और देखो, जैसे क्रोध आता है, आंख कान लाल हो जाता है, कुछ लोग कांपने लगते हैं, कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग अपने आप को मारने लगते हैं, बहुत सारा घटना होता है। बीपी बढ़ जाता है, मतलब पूरा शरीर का भाव भंगिमा बदल जाता है। भय में भी तो संवेग में ये गुण है, ध्यान रखना। और जब वो तुम किसी कार्य के रूप में दिखाई देता है तो वो क्या है? भूत है वहां गली में, बोलते देख छिड़ी बड़ी भागते हैं आंख वाँख बंद करके, है ना। क्या कर रहे हैं? वहां से पलायन कर रहे हैं। तो अब वो क्रियात्मक स्वरूप में दिख रहा है ना। अरे मैं नहीं डराओ, कौन है देख रहा, ऐसे कई जन बोलते रहते हैं। देखना, जैसे ही टीचर आया क्लास में कि सबसे सनन सट वही बैठे रहता है डर में, है ना। ऐसे होता है कि नहीं? तो वो वही चीज है कि जो क्रियात्मक रूप में दिखाई दे वही क्या है? मूल प्रवृत्ति। लिख लो तीसरा, घृणा। निवृत्ति, किसी चीज से मन भर जाना, पीछा छुड़ाना एक प्रकार से। कोई काम को बहुत ज्यादा कर लोगे, कुछ किसी चीज से अगर घृणा हो जाएगी तो फिर तुम उस चीज से पीछा छुड़ाना है। हेला देखे ले बड़ कचर कचर करते, तुम रास्ता बदल लेते हैं। कोई दिखता है ऐसे जान पहचान कर, ठीक है। लेकिन एकदम आमने सामने हो जाता है तो हंस हंस के मिलते हैं। वो अचेतन मन का वो में है भाव, लेकिन चेतन मन से तुम ऐसे कर रहे हो, तो इसलिए तो चेतन मन को नैतिकवादी मन बोल रहा है कि सामने में तुम जैसा प्रदर्शित कर रहे हो, लेकिन भीतर भावना अलग है, संवेग अलग है। तो लिख लो चौथा, वात्सल्य। वात्सल्य, संतान कामना, पुत्र इच्छा या हम देखो वात्सल्य, वो तो पुराने समय के साथ बना है वात्सल्य, है ना। हमारा जो रस है उस प्रकार का चीज है, ठीक है। कोई भी छोटे बच्चे को देखने से अच्छा लगता है, उसको गोदी में लेते हैं, उसके साथ खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सबको अच्छा लगता है, सब में वात्सल्य है, करुणा है ना। तो फिर ऐसा लगता है कि मेरा होता तो मैं इसको ऐसे और अच्छे से पालता है, वो सामने वाले इसको गाली वाली दे देती है, ऐसे लगता है सबको। तो उसका मूल, उसके पीछे का जो मूल प्रवृत्ति क्या है कि मेरा खुद का अपना संतान होता तो तब मेरे में ज्यादा वात्सल्य होता, ऐसा महसूस करता है। फिर करुणा,
शरणागत। मान लो मैं किसी बच्चे को मार रहा हूं और दौड़ते दौड़ते जाके तुम्हारे पीछे छुप गया, तो तुम क्या करोगे? पकड़ के मेरे को सौंप दोगे? हैं? नहीं सौंपोगे, क्योंकि वो तुम्हारे अब क्या हो गया है, शरण में आ गया है, और तुमको उसके प्रति दया आ गया कि इतने लोगों के बीच में आके मेरे ही पीछे छुपा है ना, क्योंकि मैं ही इसको इससे बचा सकता हूं, है ना। वो जो पक्षी वाला है, नल वाला पक्षी, राजा नल के शरण में आता है, अपनी जान के बराबर का मांस काट के देता है कि नहीं बाज को खाने के लिए। तो कोई भी करुणा कब उत्पन्न होगी? जब कोई वास्तव में तुम्हारे पास आया है, और कई जन इसका बेजा फायदा उठा लेते हैं। समाज में सभी प्रकार के लोग हैं ना, बड़ विपत्ति में है, बड़ परेशानी है, नीच बने, 50 रुपए नहीं दे ले, ऐसे वैसे करेंगे, दे दिए तुम उसको। नहीं, मैं स्कूल में था, एक जन लेडीज आई, बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, मैं परसों लौटा रहा, कैसे भी करके मोला 100 रुपये चाहिए, नीच ले, नीच बने, ऐसे है वैसे है करके। मेरे को एकदम बड़ा करुणा लगा, है ना, वे मेरे शरण में आई है, बाकी किसी से मांगनी नहीं गई है, मैं 100 रुपये दे दिया। मैं थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो बाहर मछली खरीद रही थी। हाँ, मैं बोला ऐसे मैं क्या करुणा कर, और मछली खरीदने के लिए 100 रुपये के लिए मेरे को उतना पिचकाट कर दी, नीच बने, कैसे हुई, मर जहाँ, ऐसे वैसे सब करने लगी, है ना। तो कोई अगर तुम्हारे पास कोई चीज के लिए आया है तो ऑटोमेटिक क्या उत्पन्न होता है? करुणा उत्पन्न होता है। फिर अगला लिख लो, आश्चर्य। छठवां, आश्चर्य, संवेग। उसका मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। देखो ये जो चीजें जो बताया जा रहा है मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान में, इसको बचाने के पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों जितने कानून बन रहा है उसमें बार बार ये बोला जा रहा है कि बच्चे से मारपीट नहीं करना है, बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे से ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई अपमान नहीं करना। मान लो कोई टीचर बहुत कड़क है, एक दो झापड़ तीन झापड़ लगा देता है, तो उसके मन में क्या रहेगा? बच्चे के मन में भय, और भय के कारण वो क्या करेगा? फिर वो स्कूल नहीं आते हैं। तुम बच्चों को होमवर्क दे दो ना 2-3 पेज का, अगले दिन नहीं आएगा, क्योंकि वो बनाया नहीं है, वो तो खेलने में माता था, और उसको जैसे सवेरे याद आएगा, अरे मेरे को होमवर्क तो बनाया नहीं हूँ, और स्कूल जाऊंगा तो सर मेरे को पीटेंगे, तो वो नहीं आएगा, है ना। मैं बच्चे को हमेशा आश्चर्य में रखूं, मैं बच्चे को हमेशा आश्चर्य में रखूं। अब ऐसा हो जाएगा देखना, अब मैं तुम लोग को जादू दिखाऊंगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। तो बच्चे के मन में हमेशा क्या बना रहेगा? जिज्ञासा। वो सीखने के लिए क्या रहेगा? तत्पर रहेगा। आज मैं तुमको ऐसा चीज पढ़ाने वाला हूं जो तुमको आज तक कभी सुने नहीं होगे, पढ़े नहीं होगे, और परीक्षा में पूरा 100% आएगा। तो सबका कान वान खड़ा, कापी पेन लेके एकदम तैयार, 2 नंबर पक्का अच्छे करके। होगा कि नहीं होगा? तो मैं हमेशा क्या में रखूं? कोई ऐसे चमत्कारिक चीज करते रहूं, कक्षा में दिखाते रहूं, ताकि बच्चे के मन में क्या रहे? जिज्ञासा। क्या है टीएलएम जो हम लोग ले जाते हैं ना, कुछ डब्बा वब्बा टाइप का बना बुनी के ऐसे सामने में, सारे बच्चों का ध्यान उसकी तरफ क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। अब कुछ सर दिखाने वाले हैं, है ना, और कुछ ऐसा चीज दिखाता हूँ जो लोग सामान्यतः नहीं जानते या नहीं देखे हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और जिज्ञासा होता है कि ये चीज हो कैसे रहा है ना। 5वीं में दर्पण पाठ है ना, अब वो बच्चे लोग नहीं जानते, दर्पण में कोई अक्षर देखने से उल्टा दिखाई देता है, चलो तुम लोग को जादू दिखाऊंगा, है ना। सब उल्टा, ए लिखो उल्टा, बी लिखो उल्टा, सी लिखा, वो सामने में देखो दर्पण में सीधा दिखाई देता है, ऐसे देखो तो उल्टा दिखाई देगा। उनको भारी आश्चर्य लगता है, तीर का निशान उधर है, दर्पण में इधर दिखाई देगा, बायां वाला दाएं दिखाई देगा। मैं उनको बोलता हूँ तुम गलत बनाया है। नहीं सर, सीधा बनाया हूँ। तो दर्पण में कैसे उल्टा दिखा थे? डांटता हूँ। उन लोग को भारी आश्चर्य लगता है, कैसे गए मैं सीधा दिशा में उल्टा। ऐसे मैं अगर आश्चर्य बनाए रहूं
तो हमेशा वो जिज्ञासु रहेंगे, और जिज्ञासु रहेंगे तो टीचर को सिखाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला लिख लो। भूख, भूख, भोजन करने की इच्छा। अगला लिख लो, आत्मगौरव, और प्रवृत्ति स्वाभिमान। इसलिए बार बार क्यों बोला जाता है, तुम सक्षम आदमी हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारा भी दो हाथ है, दो पांव है, दो आंख है, उस सामने वाले का भी उतना ही है। वो सफल क्यों है और तुम सफल क्यों नहीं हो? जब तक तुम्हारे अपने अंदर कि मैं ये काम करने के लिए सक्षम हूं, जब वो गुणा भाग का सवाल बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता? ये आत्म गौरव का भावना बच्चों के बीच में या स्वयं के बीच में नहीं होगा, तब तक हम में क्या भी नहीं आएगा, स्वाभिमान भी नहीं आएगा, है ना। तो आत्म गौरव एक संवेग है जो हमको बच्चों में इम्पार्ट करना चाहिए कि तुम हर काम करने में क्या हो, सक्षम हो। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको तुम करने में सक्षम नहीं हो। जब वो बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते? जब वो याद कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो उसके अंदर क्या जगेगा, स्वाभिमान जगेगा। तो हमको स्वाभिमान बनाए रखना है, उसको आत्मगौरव कराते रहना है कि तुम हर काम करने में क्या हो, सक्षम हो। फिर अगला लिख लो, एकाकीपन, एकाकीपन। उसका मूल प्रवृत्ति है समूह में रहना, समूह में रहना। जो अकेला है उसको क्या लगता है कि मेरे को लोगों से क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना एकाकीपन, एकाकीपन दूर कैसे होगा जब वो किसके साथ, समूह में रहेगा, लोगों के साथ। ठीक है, फिर अगला, आत्महीनता। देख लो, उसका मूल प्रवृत्ति दुख या दीनता, दुख या दीनता। ये भिखारी लोग, ये मांगने वाले लोग अपने आप को क्या प्रदर्शित करते हैं, मैं बहुत दीनहीन आदमी हूं, बहुत दुखी हूं, मैं कोई काम करने में सक्षम नहीं हूं। उनमें क्या भावना है, आत्महीन है। उनमें क्या संवेग है, आत्महीन है ना, कि मैं कोई काम करने में सक्षम नहीं हूं, मैं हर चीज में असफल आदमी हूं, मैं ये नहीं कर पाता हूं। और इसी कारण से वो क्या भोग रहा है, दुख भोग रहा। वह हमेशा उसको क्या पाओगे, दुखी पाओगे, है ना। कहीं कहीं से गुजर रहा है, कोई होटल में बैठ के खा रहा, काबर नहीं खाएगा, पैसा वाला आदमी, हम थोड़ी सको। वो आत्महीन भावना है उसकी। ऐसे टाइप का बात करते हैं, देखना बहुत लोग करते हैं। देखो, ये सब संवेग सबके अंदर है, थोड़ा मात्रा में या कम मात्रा में, ये सभी सभी के अंदर है ये भावना। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको किसी चीज से डर नहीं लगता हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको भूख नहीं लगता हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको कभी अकेलापन महसूस। ये क्या है जो बार बार हम कहीं बैठे रहते हैं, मोबाइल को खोज करते रहते हैं, मैं एकाकीपन महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं मोबाइल को एक सामूहिकता के रूप में मैं देख रहा हूं, है ना। तो ये सभी है, किसी में थोड़ा ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो फिर उसका लक्षण दिखाई देने लगता है, और किसी में संतुलित रहता है तो हमको पता नहीं चलता है। फिर अगला लिख लो, स्वामित्व, स्वामित्व, मालिकाना, किसी चीज में ऑनरशिप, है ना। उसका मूल प्रवृत्ति है संग्रहण, एकत्र करना, स्वामित्व का एकत्र करना।
किसी चीज का स्वामित्व का क्या, मैं ये चीज मेरे पास और हो और हो और हो और हो, है ना। गरीब मिडिल क्लास वाले उतने हाई हाई नहीं है, मैं देखता हूँ जितने ऊपर वाले लोग हैं और पैसा हो और पैसा हो और इकट्ठा करे हैं? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो एकदम घनघोर जंगल में है, जिसको दुनियादारी का कुछ पता नहीं है, उससे सुखी इंसान इस संसार में कोई नहीं है। ना उसके पास अखबार है, ना रेडियो है, ना टीवी है, उसको कोई टेंशन नहीं, कौन स्कूल होते, कौन कॉलेज होते, कब पीएससी के निकले है कि भरना है, कि कोई क्या चिंता उसको, कहाँ युद्ध हो रहा है उसको क्या लेना देना, तेल के दाम बढ़ किसकी, बस उसको क्या चाहिए, दो ठो शिकार मिल जाए, चार पांच ठो फल मिल जाए, दो टाइम का खाने का जुगाड़ हो गया, वो सबसे सुखी आदमी है ना। उसको क्या चिंता, कोई चिंता नहीं, बस उसका मेन दो चिंता है, कैसे भी करके मेरे को खाने का कुछ व्यवस्था हो जाए, सोने के लिए एक जगह रहे और पीने के लिए पानी रहे, बस दो जो मेन, जो सबसे नीचे वाला आवश्यकता था, शारीरिक आवश्यकता। और हमारा जैसे ही मोबाइल उठाओगे तो 100 प्रकार की चिंताएं शुरू, वहां युद्ध हो गया, पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, शेयर बाजार गिरने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, टीचर भर्ती अभी नहीं निकले 1 साल, दुनिया जहां का टेंशन, सवेरे उठते ही जैसे अखबार पढ़ोगे, लोगों से मिलोगे, है ना। तो वही चीज है कि जब तुम किसी चीज का स्वामित्व हो जाता है तो तुम उसको स्टोर करना चाहते हो और इकट्ठा करना चाहते हो और इकट्ठा करना चाहते हो। फिर अगला लिखो, प्रतिमान। यही रचनावाद पाठ है, तो वही है, उसका मूल प्रवृत्ति है रचना। तुम कोई चीज की रचना कब करोगे, कोई कविता भी लिखना है या कोई पैराग्राफ भी लिखना है तो रचना कब करोगे। तुमको मिट्टी का कोई खिलौना बनाना है तो रचना, जब उसके बारे में कोई कल्पना रहे तुम्हारे मन में, प्रतिमान पहले से मॉडल रहे कि मेरे को ये काम करना है, तब तुम उसकी क्या कर पाओगे, रचना कर पाओगे या उस चीज के बारे में काम कर पाओगे, है ना। जितने क्रिएटिव लोग हैं उनमें प्रतिमान संवेग होता है और वो उनका रचना के रूप में वो दिखाई देता है, चाहे वो पेंटर हो, चाहे कोई अच्छा डांसर हो, चाहे अच्छा कोई सिंगर हो, है ना? फिर अगला लिख लो, आमोद, आमोद प्रमोद, जो भी लिखना है। मनोरंजन को ही बोलते हैं आमोद प्रमोद। इधर लिख लो हंसी मजाक, मूल प्रवृत्ति, है ना। तो हंसी मजाक तब तभी होगा जब तुम्हारे अंदर मनोरंजन या आमोद प्रमोद का संवेग रहेगा, है ना। कई जन सब प्रकार से सक्षम होने के बाद भी हंसी मजाक नहीं करते हैं, बड़ा ग्रेव सीरियस टाइप का रहते हैं, गंभीर टाइप का रहते हैं। तो उनमें कौन सा संवेग का कमी है, आमोद प्रमोद, कौन सा मूल प्रवृत्ति नहीं है, हंसी मजाक का मूल प्रवृत्ति कम है, उतना ज्यादा नहीं। और सबसे आखिरी कामुकता, कामुकता, उसका मूल प्रवृत्ति है काम प्रवृत्ति या यौन भावना, यौन प्रवृत्ति। अब तुम इन 14 प्रकार के संवेग को देखो और इनकी 14 मूल प्रवृत्तियों, ये पूछता है भय का मूल प्रवृत्ति क्या है, या कोई कोई मूल प्रवृत्ति दे देगा इसका संवेग क्या है, ऐसे भी पूछा है कई बार टेट परीक्षा और इधर उधर में, है ना। तो इसको ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है, इसको बताने के पीछे का लॉजिक ये है कि बच्चे का सांवेगिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और ये सभी संवेग संतुलित रूप में बच्चे में होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए, है ना। एक भी संवेग सोचो तो इसमें से अगर ज्यादा हो गया तो कैसे होगा, घृणा का संवेग ज्यादा हो गया तो मार डालोगे किसी को भी तुम। घृणा के बहुत सारे अपराध किस कारण से होते हैं, घृणा से होते हैं। मान लो किसी में भय बहुत ज्यादा हो गया तो हर चीज से डरने लगा तो, मान लो हर चीज से वो डरता है,
अलग अलग फोबिया होता है ना लोगों को, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, एक्रोफोबिया, है ना, किसी को बार बार कोई आदमी खाली हाथे धोते रहता है कि मेरे को जीवाणु लग जाएंगे, जीवाणु लग जाएंगे, जीवाणु लग जाएंगे, मतलब अलग अलग। तो कोई किसी आदमी में किसी चीज का भय बहुत ज्यादा हो जाए तो कैसे होगा, है ना, किसी में कामुकता बहुत ज्यादा हो जाए, तो जितने रेप वेप केस हैं ये सब, उनमें कामुकता वाला मूल संवेग कैसा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो हमको एक टीचर के रूप में हमारा मूल उद्देश्य, शिक्षा का मूल उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। और हमारा पढ़ाई सिस्टम क्या है, खाली किस पर ध्यान दे रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास में, ये रट ले वो रट ले, ये परीक्षा में आएगा, इस परीक्षा इसको पढ़ लेगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो जाएगा, ये हिस्ट्री का ये याद कर लो, संविधान का ये जान लो। हम इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि शिक्षा क्या बोल रहा है कि बच्चे का सभी क्षेत्रों का प्रॉपर विकास हो। साक्षरता दर बढ़ते जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहा है, क्या मतलब, बढ़ रहा है कि नहीं, महिलाओं के प्रति अपराध पहले से ज्यादा है कि नहीं। तो भारत का साक्षरता दर अब 74% हो गया ना, 30-40% से, तो इसका मतलब साक्षर होने से ये काम करना चाहिए। तो केवल पढ़ लिख लेना ही या कोई परीक्षा पास कर लेना ही साक्षरता नहीं है, या पढ़ना लिखना नहीं है। बच्चे में हम देश के लिए उपयोगी नागरिक तैयार करना चाहते हैं, ध्यान रखना, हमारा मूल उद्देश्य, शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो मैं बच्चे के नैतिक विकास में भी उतना ही ध्यान दूं, बच्चे के सामाजिक विकास में भी उतना ही योगदान दूं, बच्चे के क्या कहते हैं सामाजिक विकास में भी मेरा उतना ही रोल है जितना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मेरा रोल है। लेकिन हमारे टीचर मुख्य रूप से मेन चीज किस चीज को मानते हैं, केवल संज्ञानात्मक विकास को, पढ़ाना, रटवा देना और परीक्षा में पास हो तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा माना जाए, तुम अच्छा टीचर हो, तुम्हारे ज्यादा बच्चे क्या हो जाते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, तो तुम अच्छे टीचर हो। लेकिन परिणाम क्या हो रहा है कि बच्चे, मतलब साक्षरता का दर बढ़ रहा है, पास होने वालों की दर बढ़ते जा रही है, लेकिन बाकी चीजों में गिरावट आते जा रही है। लोग एकाकीपन होते जा रहे हैं, लोगों में सामाजिकता धीरे धीरे घट रही है, ये संवेगों का बैलेंस नहीं है, किसी में कोई संवेग बहुत ज्यादा है तो किसी में कोई संवेग बहुत कम है। बच्चों में नैतिकता लगातार कम हो रही है, बच्चों का नैतिक, क्योंकि एक टीचर के रूप में मैं उन सब चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं। 11वीं 12वीं में व्याख्याता बनते हैं सारे, हमको मालूम है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं टीन एज है, जो खतरनाक एज है, जहां बच्चों के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चों के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं जिनसे वो घबरा जाता है, वो समझ नहीं पाता और बहुत सारे गलत कदम उठा लेता है। लेकिन मैं नहीं देखा हूं कि कोई भी टीचर इस मुद्दे पर बच्चों से कभी कक्षा में बात करता हो। उनको समझाना है कि ये सहज प्रक्रिया है, हम भी उससे गुजरे हैं, मैडम भी उससे गुजरी है, ये भी इनसे गुजरे हैं, तुम भी उससे गुजर रहे हो, तो तुमको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12वीं के परीक्षा खत्म होने के तीसरे दिन तुम 2-3 खबर पढ़ लोगे, कौन लड़का लड़की भाग गए हैं, कौन सुसाइड कर लिया। तो ये इस चीज को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। हम एक टीचर के रूप में मैं क्या हूं, मेरे को बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। मैं केवल पढ़ा लिखा के परीक्षा पास कराने में फोकस कर रहा हूं, इन सब चीजों के बारे में बच्चों से मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं या कोई बात नहीं कर रहा हूं, या मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूं बच्चे को कि ये पलायनवादी है, जब भी मैं होमवर्क देता हूं ये भागता है, उससे पलायन करता है ना, ये इसमें घृणा बहुत है, वो मारपीट देता है खेल के दौरान, मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बच्चों में घृणा है, वो खेल में बार बार हार जाता है तो फिर वो कॉलर पकड़ के मार पिटाई हो जाते हैं दोनों, है ना। तो वो क्या भावना है, वो घृणा है उसमें, क्रोध है उसमें, मैं उसको उसके संदर्भ में कोई काम नहीं कर रहा हूं। इसलिए ये सामाजिक विकास भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रेरकीवाद जो है मूल रूप से अभिप्रेरणा है, ये चीजें हमको बच्चे को कुछ कराने के लिए प्रेरित करेंगी। मेरे को अगर पता रहे कि बच्चे ऐसा ऐसा है तो मैं उनमें आश्चर्य पैदा करके जिज्ञासा उत्पन्न कर दूं सिखाने के लिए, मैं उनके क्रोध को कंट्रोल में रखूं, लड़ाई झगड़ा को मैं शुरुआत में ही रोक दूं, है ना। तो ये सब चीजों को बताने के पीछे का लॉजिक ये है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे
अब वृद्धि विकास या अधिगम सीखना क्या है, ठीक है।